इतिहास में अक्सर राजाओं की महानता उनकी जीते गए युद्धों से मापी जाती है। लेकिन अगर हम आज के इस जीके ज्ञानवाणी के सोर्स पर आधारित डीप डाइव की बात करें तो यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम एक ऐसे सम्राट की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया की सबसे खूनी जंग जीती, मैदान में लाशों का ढेर देखा और फिर अचानक अपनी तलवार हमेशा के लिए छोड़ दी। वही तो आज का हमारा मकसद सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट शिफ्ट को समझना है कि कैसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक अचानक शांति का दूत बन गया। सही कहा आपने। और अगर हम मौर्य साम्राज्य की शुरुआत देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक को गद्दी कोई प्लेट में सजाकर नहीं मिली थी। एकदम नहीं। मुझे तो उनका शुरुआती सफर ना किसी बहुत ही टैलेंटेड मैनेजमेंट ट्रेनी जैसा लगता है। मैनेजमेंट ट्रेनी? अच्छा, वो कैसे? मतलब जैसे आज किसी ट्रेनी को सीधा कंपनी का सीईओ तो नहीं बनाते ना, उसे कोई मुश्किल ब्रांच दे देते हैं जो शायद घाटे में हो। अशोक के मामले में उज्जैन और तक्षशिला वही टॉक्सिक ब्रांच थी। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है, क्योंकि वहां लगातार बगावतें हो रही थीं और उन्हें गवर्नर बनाकर एक तरह से टेस्ट किया जा रहा था। बिल्कुल। और जब उन्होंने अपना वो अप्रेजल क्लियर कर लिया, तब जाके 268 ईसा पूर्व में उन्हें पूरे साम्राज्य की गद्दी मिली। और उन बगावतों को कुचलकर उन्होंने ये भी साबित कर दिया था कि वो कोई साधारण राजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आक्रामक योद्धा थे। हाँ, और यही आक्रामकता हमें 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में दिखती है, जो आज का उड़ीसा है। लेकिन जो आंकड़े सोर्स में दिए गए हैं वो सच में बहुत खौफनाक है। जी, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और लाखों बेघर हो गए थे। तो मेरा सवाल यही है कि इतनी बड़ी सामरिक जीत के बाद तो कोई भी राजा अपने सैन्य शक्ति और बढ़ाएगा ना। अशोक ने हथियार क्यों डाल दिए? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता था। जब वो युद्ध के बाद उस मैदान में उतरे तो उन्होंने उस जीत की बहुत ही भयानक कीमत देखी। हाँ, वहां सिर्फ मौत और तड़प थी। बिल्कुल। और इस अपार पीड़ा ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, जिसके बाद उन्होंने हिंसा छोड़कर भगवान बुद्ध के करुणा और अहिंसा के मार्ग को अपना लिया, जिसे उन्होंने धम्म कहा। अरे रुकिए, यहाँ मुझे एक बात पूछनी है। एक इतना बड़ा साम्राज्य बिना सेना या डर के कैसे चल सकता है? हाँ, ये सवाल लाजमी है। मतलब क्या ये एक सिर्फ आदर्शवादी विचार नहीं था? कोई भी विद्रोही तो कभी भी हमला कर सकता था। यही तो अशोक का मास्टर स्ट्रोक था। धम्म सिर्फ कोई आध्यात्मिक जागरण नहीं था, ये एक बेहद कूटनीतिक सिविक कोड था। अच्छा। इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को हमेशा सेना के डर से कंट्रोल करना नामुमकिन है। धम्म ने लोगों को नैतिकता के नाम पर जोड़ा। मतलब उन्होंने अपनी सेना पूरी तरह से खत्म नहीं की थी? जी नहीं, उनका गुप्तचर विभाग भी चल रहा था। वो शांतिप्रिय जरूर बने थे, पर नासमझ बिल्कुल नहीं। समझ गए। मतलब धम्म एक तरह का संविधान बन गया था जिसने साम्राज्य को बिना तलवार के बांधे रखा। बिल्कुल सही। और इसके लिए उन्होंने जमीन पर बहुत काम भी किए, जैसे सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और यहाँ तक कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। हाँ, और इसी जन कल्याण की वजह से उन्हें देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी जैसे नाम मिले। पर एक बात सोचिए, उन्होंने अपनी ये नई सोच आम जनता तक कैसे पहुंचाई? अपने शिलालेखों और स्तंभों के जरिए। और इसमें सबसे स्मार्ट मूव ये था कि उन्होंने ये संदेश संस्कृत में नहीं लिखवाए। हाँ, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाए, क्योंकि वो समय आम जनता की भाषा थी। बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया जैसे आज कोई नेता ट्रेडिशनल मीडिया छोड़कर सीधे सोशल मीडिया पर लोगों की भाषा में बात करे। एकदम सटीक उदाहरण है। और उनका ये विजन सिर्फ भारत तक नहीं रुका। हाँ, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था ना? जी, ताकि बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में प्रचार हो सके। हाँ, आज हम सॉफ्ट पावर की बहुत बात करते हैं, जैसे अमेरिका हॉलीवुड से या साउथ कोरिया के पॉप से दुनिया पर अपना प्रभाव डालता है। हाँ, सही बात है। अशोक ने तो 2000 साल पहले ही बौद्ध धर्म को एक्सपोर्ट करके इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर लिया था। बिल्कुल। और ये तरीका इतना कारगर था कि 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद भी उनके आदर्श जिंदा रहे। और उसका सीधा असर हमारे आज पर दिखता है। मतलब
ये कितनी हैरत की बात है कि आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का वो 4 सिंग वाला स्तंभ है जी। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, वो दोनों ही उसी महान सम्राट की देन है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि किसी भी शासक की सच्ची महानता उसकी सैन्य शक्ति में नहीं होती। हाँ, उसकी करुणा और शांति स्थापित करने की क्षमता में होती है। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी बिल्कुल। पर जाते जाते ये कल्पना करना बहुत दिलचस्प है कि अगर कलिंग का वो भयानक युद्ध कभी हुआ ही ना होता, तो क्या आज भारत की राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक ऐसे ही होते जैसे आज हम देखते हैं?